देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बिहार में एक और नाव हादसा हुआ है। बालू से लदी नाव गंगा नदी में डूब गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां एक और नाव हादसा हुआ है। बालू से लदी नाव गंगा नदी में डूब गई है। नाव पर 4 से 5 मजदूर सवार थे, जो अभी लापता हो चुके हैं। कई मजदूरों को स्थानीय लोगों ने बचा तो लिया है, लेकिन इन सब के बीच 4 से 5 मजदूर जो लापता हैं, उनकी तलाश जारी है। सोनपुर के सबलपुर दियारा इलाके की घटना आपको बता रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बालू से लदी नाव गंगा नदी में डूब गई है। 4 से 5 मजदूर लापता बने हुए हैं और इन सब के बीच राजीव मोहन, हमारे संवाददाता, हाजीपुर से फोन लाइन से जुड़ गए हैं। राजीव, नाव हादसा हुआ है, क्या कुछ पूरी जानकारी है और जो 5 मजदूर लापता है उनके बारे में क्या कुछ जानकारी पहुंची है, बताइए। देखिए, इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि नाव जो है मनेर से इधर सोनपुर की तरफ आ रहा था और इसी दौरान सबलपुर दियारा इलाके में जो नदी का तेज धार है उसमें नाव पलटी है। और उसमें से बताया जा रहा है कि जो नाव पलटने के बाद वहां जो स्थानीय लोग थे, छोटी नाव के जरिए तकरीबन 14 से 15 लोगों को बचाया गया है, लेकिन इसमें 20-25 लोग हुआ करते हैं। तो एग्जैक्ट नंबर तो नहीं है, लेकिन अभी भी बताया जा रहा है कि 4 से 5 लोग लापता है। वैसे पुलिस मौके पर पहुंची है, पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। शुक्रिया। बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच नाव के जरिए खतरनाक तरीके से नदियों से बालू का उठाव चल रहा है। इसको रोकने के लिए प्रशासन कब कदम उठाएगी, क्योंकि पहली ये खबर नहीं है जब नाव हादसे की वजह से लोग लापता हैं, उनका कुछ पता नहीं चल रहा। देखिए, इसके लिए तो सरकार की ओर से नियम बनाए गए हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि अभी जो नियम है वो ठीक से लागू नहीं है, जिसके चलते नाव पर जो अभी परिचालन हो रहा है, नाव का जो रजिस्ट्रेशन किया जाना है, नाव पर जो बालू ढोया जा रहा है, ये तमाम चीजें निश्चित रूप से जो प्रशासन का जो काम है वो ठीक से नहीं हुआ है, जिसकी वजह से नाव का परिचालन जारी है। और इस बीच ये नाव का हादसा हुआ है। तो फिलहाल जो है वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पुलिस पहुंची है और जो लापता है उनके बारे में पता लगाया जा रहा है। उधर जो पुलिस वाले का कहना है कि चूंकि ये नाव मनेर से चली थी, तो अब वहां संपर्क किया जा रहा है कि मनेर से कितने लोग इसमें सवार थे और वो लोग कहां से बालू लेके और कहां तक जाना था। तो ये तमाम चीजें जो है पुलिस तफ्तीश कर रही है। शुक्रिया। चलिए, नजर बना के रखिए पूरे मामले पर। तमाम जानकारी के लिए राजीव, आपका शुक्रिया। अगली बड़ी खबर गोपालगंज से, जहां गोपालगंज में रेप और हत्या का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। सिद्धवलिया पुलिस ने बखरौर से गिरफ्तार किया है। 8 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या का पूरा मामला है। हत्या के बाद बोरे में बंद मिला था बच्ची का शव, साथ ही उसके प्राइवेट पार्ट पे जख्म के निशान थे। इस वजह से रेप के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही थी और ये जो आरोपी है वो अपनी पत्नी के साथ फरार चल रहा था। लेकिन राहत की बात अब ये है कि ये दरिंदा अब गिरफ्तार कर लिया गया है। सिद्धवलिया पुलिस ने बखरौर से इसको गिरफ्तार किया है। सुबह से ही इस खबर को प्रमुखता से हम दिखा रहे हैं और अब आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। बोरे में बंद शव मिला था 8 साल की बच्ची का और शव की स्थिति को देखकर रेप के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही थी। चलिए बढ़ते आगे, रुख करते हैं गोपालगंज का, जहां से बड़ी खबर आ रही है। इसी बड़ी खबर की हमने बात की, जहां पड़ोसी के महापाप की खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि 8 साल की बच्ची की उसके पड़ोसी ने ही रेप की और ये फरार चल रहा था और अब इसकी गिरफ्तारी हुई है और इंतजार यही है कि पूरे मामले का खुलासा हो। बांका से बड़ी खबर, जहां एम्बुलेंस से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की गई है। गुप्त तहखाने में छिपाकर ये शराब रखी गई थी। साथ ही 2 शराब तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। बौंसी पुलिस की कार्रवाई में तस्करी का भंडाफोड़ हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अहम खबर आपको बांका से बता रहे हैं, जहां एम्बुलेंस के जरिए देखिए किस तरीके से शराब की तस्करी हो रही थी। राहत की बात यह कि एम्बुलेंस से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त कर ली गई। नागेंद्र, हमारे संवाददाता, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। नागेंद्र, एम्बुलेंस से शराब की बरामदगी हुई है, क्या कुछ जानकारी आप तक है और ये गुप्त तहखाने के बारे में भी बताइए, जिसे बनाकर एम्बुलेंस के जरिए तस्करी चल रही थी। सुकन्या, मैं बता दूं कि इसके पूर्व में भी एम्बुलेंस से 4 बार करीब शराब की तस्करी करते हुए पकड़ा गया है और आज भागलपुर के 3 लड़के जो कि झारखंड से
शराब लेकर भागलपुर जा रहे थे। पूरे एम्बुलेंस के अंदर में तहखाना बनाया हुआ था, सीट से लेकर बॉडी के अंदर में पूरा तहखाना था। उसमें से भारी मात्रा में शराब की बरामदगी हुई है। पुलिस से बात करने पर पुलिस का कहना है कि अभी फिलहाल पता किया जा रहा है कि ये शराब की डिलीवरी कहाँ होने वाली थी, लेकिन शराब की तस्करी खुलेआम चल रहा है, कोई रोक नहीं है, रोज पकड़ा जाता है और आज एम्बुलेंस में पकड़ा गया है। इसकी अभी तक पुलिस क्लियर नहीं बता पा रही है कि डिलीवरी कहाँ होने वाली। ये कह रही है कि झारखंड से आ रहा था, लेकिन कहाँ जा रहा था, मेन इसके पीछे कौन सरगना है, उसके बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। चलिए, सरगना की बेशक तलाश होगी, लेकिन ये जरा बताइए कि पुलिस को आखिर कैसे पता लगा कि एम्बुलेंस में तहखाना बनाकर शराब की तस्करी चल रही थी? क्या गुप्त सूचना मिली थी? गुप्त सूचना के आधार पर ही जानकारी इनको मिली और श्याम बाजार के पास से पूरे वाहन की जांच होने लगी। तो जो इंडिकेटेड एम्बुलेंस का आने के बाद वो पकड़ में आया है, इनको गुप्त सूचना के आधार पर ये पकड़ा गया है। चलिए, उम्मीद यही कि पकड़े गए अपराधियों के जरिए आगे की कार्रवाई भी होगी और मुख्य सरगना तक पुलिस की जो पहुंच है वो हो पाएगी और फिर पूरे मामले का खुलासा हो सकेगा। और इन सब के बीच एनआरएचएम में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। न्यूज 18 के खुलासे के बाद प्रशासन लापरवाह बना हुआ है। 20 मामलों का न्यूज 18 ने खुलासा किया था। बगैर प्रसव की ट्रांसफर की जा रही प्रोत्साहन राशि, प्रशासन 4 मामलों की जांच तक ही सीमित है। मुजफ्फरपुर के कई प्रखंडों में फर्जीवाड़े का अब खुलासा हो रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एनआरएचएम में फर्जीवाड़े का पूरा मामला है। न्यूज 18 लगातार इस विषय पर खुलासे कर रहा है, लेकिन विभाग जो है वो लापरवाह बना हुआ है और उसकी जांच पड़ताल जो है सिर्फ 4 मामलों तक सीमित है, जबकि हम लगातार खबरें चला रहे हैं, एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के फर्जीवाड़े की खबर न्यूज 18 पर प्रकाशित होने के बाद जिला प्रशासन ने जांच इस मामले में कराया है और जांच में भी यह सामने आई है कि किस प्रकार करप्शन पूरी योजना में किया गया है। लेकिन जो योजना से जुड़ी हुई दूसरे पंचायत हैं, गांव हैं, जो परिवार हैं, वहां तक ये भ्रष्टाचार की जड़ है। और अभी हम मुसहरी के ही जो ये रजवाड़ा डी गाँव है, जो रजवाड़ा भगवानपुर पंचायत बताया जाता है, वहाँ की अनीता देवी हैं, जो 12 साल पहले यहाँ मेडिकल कॉलेज में ये गई थी प्रसव के लिए। उसके बाद इनका प्रसव कोई मुसहरी पीएचसी में नहीं हुआ, लेकिन इनके खाते में प्रोत्साहन राशि 4 बार आया है। आपको पता है 4 बार आया है 200 रुपये? ना, नहीं आया है। नहीं आया? नहीं, एक बार आया है 12 साल पहले। अच्छा, अब नहीं आया। अभी 2 साल में 4 बार आया है आपके खाते में? नहीं आया है। आप अंगूठा भी कहीं लगाए हैं जाके? ना, कहीं ना। नहीं ना। इधर बाल बच्चा तो नहीं हुआ 2-3 साल में? नहीं। तो ये रहुआ पंचायत की के छोटी कोठिया में हम लोगों ने दिखाया था कि किस प्रकार वृद्ध महिलाओं, जो 65 साल 68 साल की महिलाएं हैं, उसे 13 माह में 8 बार प्रसव दिखाकर योजना की जो प्रोत्साहन राशि है खाते पर से उठाई गई। लेकिन ये अनीता देवी के पति हैं। आप बताइए, ये गए हैं आप लोग पीएचसी में? नहीं साहब, नहीं गए थे। आपके खाते में 4 बार आया है? नहीं, हम लाए हैं। वो तो परिवार के नाम से खाता है, वो परिवार लाएगी कि हम क्या लगेंगे? कहीं अंगूठा वगैरह भी लगाए हैं? नहीं साहब, कुछ नहीं लगाए हम। वो तो रुपया तो उठ गया होगा। तो न्यूज 18 के खुलासे के बाद जिला प्रशासन ने एडीएम के नेतृत्व में 4 सदस्यीय टीम का गठन किया और जांच रिपोर्ट सामने भी आ गई है। जांच रिपोर्ट में साफ तौर पर करप्शन की बात को दोहराया गया है, लेकिन अब तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। जबकि मुसहरी के रहुआ पंचायत से अलग हटकर जो ये रजवाड़ा भगवान पंचायत है, इस इलाके में भी इस प्रकार के लोग मिल रहे हैं जिनके खाते में प्रोत्साहन राशि भेजी गई है। यानी इस योजना में फर्जीवाड़े का दायरा काफ़ी बड़ा है, लेकिन जिला प्रशासन इस मामले में जांच में तेजी नहीं दिखा रहा है। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज 18, मुसहरी, मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जैसा कि हमारे संवाददाता की रिपोर्ट में आपने देखा कि कितना बड़ा ये फर्जीवाड़ा है और इस पूरे मामले पर अभी भी प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं। तो न्यूज 18 के खुलासे के बाद भी आखिर प्रशासन लापरवाह क्यों बना हुआ है?
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संस्थागत प्रसव के लिए मिलने वाली प्रोत्साहन राशि पर फर्जीवाड़े का दायरा बढ़ता जा रहा है। मुजफ्फरपुर के मुशहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े इस फर्जीवाड़े के तार दूसरी पंचायतों से भी जुड़े मिल रहे हैं। न्यूज 18 ने मुशहरी के रहुआ पंचायत के छोटी कोठिया गांव में बुजुर्ग महिला के नाम पर 13 माह में 8 बार प्रोत्साहन राशि की निकासी की, जिसकी खबर को हमने दिखाया था। लेकिन अब मुशहरी के रजवाड़ा इलाके में भी कई महिलाओं के खाते में कई बार प्रोत्साहन राशि डालकर निकालने का मामला का खुलासा हुआ और न्यूज 18 ये खबर लगातार दिखा रहा है। संवाददाता प्रवीण ठाकुर ने उन महिलाओं से बात की जिनके खाते में 1400 रुपए का प्रोत्साहन राशि कई बार डालकर निकाल लिया गया। मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना फर्जीवाड़े मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। न्यूज 18 आपको बता रहा है किस प्रकार इस योजना में 2018, 2019 और 2020 में सेंधमारी की गई और न्यूज 18 के खुलासे के बाद प्रशासन ने जो जांच टीम बैठाई उस मामले में भी लीपापोती की कोशिश हो रही है। सिर्फ जिन लोगों को न्यूज में दिखाया गया है उन्हीं लोगों से जाँच पड़ताल की गई है, लेकिन साफ तौर पर ये स्पष्ट हो गया है कि जो उम्रदराज महिलाओं को बार बार प्रसव दिखाया गया उसमें फर्जीवाड़ा हुआ है। और हमारे सामने अभी आप देख रहे हैं ये श्रुति देवी हैं और राधा देवी हैं। राधा देवी को 16 साल पहले अंतिम बार बच्चा हुआ, लेकिन उसके बाद इनके खाते में लगातार ये प्रोत्साहन योजना की जो 1400 रुपये की राशि है वो डाली जा रही है। बच्चा 16 साल हमको तो पहले ही बच्चा हुआ है। अब आया है पैसा ना, हम अस्पताल में गए हैं, घर पर ही बच्चा हुआ हमको, अब आया है पैसा। कहाँ से आता है, कहाँ कौन डालता है कौन निकालता है हमको पता नहीं। 4 बार आया है तो औसतन 4 बार खाते में आया है। लेकिन न्यूज 18 के पास इस प्रकार के तथ्य हैं कि 9 बार तक खाते में राशि डाली गई। 2018, 2019 में कई दफ़ा और फिर 2020 के अगस्त माह तक ये राशि डाली गई है। लेकिन अब तक जो जांच होनी चाहिए उस प्रकार की तेज़ी नहीं दिखाई पड़ रही है और मुशहरी के नए इलाकों में नए पंचायतों में इस प्रकार के फर्जीवाड़े हुए हैं और हर एक फर्जीवाड़े में जो सीएसपी संचालक है उसकी भूमिका संदिग्ध है, क्योंकि अंगूठे के निशान लगाने के बाद ही आधार कार्ड के जरिए खाता खोला गया और बार बार इस प्रकार के खाते में रुपये आए और फिर प्रोत्साहन की राशि को निकाल भी लिया गया। जाहिर है एक बड़ा फर्जीवाड़ा है जिसकी जांच जरूरी है ताकि उन फर्जीवाड़े करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जा सके। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज 18 मुशहरी, मुजफ्फरपुर। प्रवीण ठाकुर हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, ये जरा बताइए कि लगातार हम खुलासे तो कर रहे हैं लेकिन इन सब के बीच प्रशासन जो है उसकी जांच केवल सीमित दायरे में आगे बढ़ रही है और आप तक क्या कुछ जानकारी पहुंच रही है? क्या आपने किसी प्रशासनिक अधिकारी से बात की? कब तक वो पूरे मामले की पुख्ता जांच करेंगे? ये न्यूज 18 ने खुलासा किया है कि किस प्रकार मुशहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े जो पिछले 3 सालों का भुगतान है 2018, 2019 और 2020 के अगस्त माह तक, उसमें ऐसे अपात्र लाभुकों को जो लाभुक नहीं है, योजना से जुड़े हुए नहीं है, बुजुर्ग महिलाएं हैं, उम्रदराज महिलाएं हैं, उनके खाते में 8 से 9 दफा ये राशि डाली गई और फिर वो राशि सीएसपी संचालक या दूसरे लोगों की मदद से निकाल ली गई। जब न्यूज 18 ने इस मामले में मुशहरी के छोटी कोठिया गांव से 4 केस का उदाहरण देते हुए स्टोरी एक्सक्लूसिव दिखाया था कि किस प्रकार इस योजना में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है, तो डीएम ने एडीएम के नेतृत्व में 4 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया था। जांच टीम ने 2 दिनों में ही अपनी रिपोर्ट दे दी थी और न्यूज 18 की खबर पर जांच टीम ने मुहर लगाई थी और उन्होंने कहा था कि इस योजना में फर्जीवाड़ा हुआ है और जांच टीम ने रिकमेंडेशन भी किया है कि इस योजना में जो 16 पीएससी है पूरे जिले स्तर पर पिछले 3 सालों के किस प्रकार इस प्रकार योजना में धांधली हुई है उसकी जांच कराने की आवश्यकता है। लेकिन न्यूज 18 लगातार खुलासा कर रहा है कि सिर्फ छोटी कोठिया गांव ही नहीं, रहुआ पंचायत ही नहीं, बल्कि रजवाड़ा, कन्हौली सहित कई इस प्रकार के इलाके हैं मुशहरी पीएससी में जो शहर से सटा हुआ है, वहां ये खेल चल रहा है। लेकिन इसकी विस्तृत जांच अब तक नहीं कराई गई है। योजना से जुड़े जो लेखापाल हैं, जो कॉन्टेक्ट पर हैं, अवधेश कुमार, वो फरार है और उसमें तालाबंदी की हुई है, कागजात की भी अब तक पूरी जांच नहीं हुई है। देखिए सुकन्या, सीधी सी बात है कि इस योजना से कितने लाभुकों के खाते में राशि गई और वास्तविक कितने लाभुक है, सिर्फ ये मिलान ही यदि प्रशासन कर ले तो उस अंतर से ही स्पष्ट हो जाएगा कि ये कितना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। तो साफ तौर पर सिर्फ मुशहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ही यह विषय नहीं है, बल्कि पूरे जिले के दूसरे स्वास्थ्य केंद्र में भी इस प्रकार के घपले हो सकते हैं। लेकिन इसकी जांच पे कोई उत्सुकता जिला प्रशासन द्वारा नहीं दिखाई जा रही है। यही वजह है कि 1 सप्ताह होने के बावजूद
मीडिया का इतना वाइडर कवरेज हुआ है, तमाम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में न्यूज 18 के दिखाए जाने के बाद कवरेज हुआ है, लेकिन जांच में वो तेजी अब तक दिखाई नहीं पड़ रही है। चलिए, बेशक जांच में तेजी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन न्यूज 18 लगातार इस खबर को दिखाता रहेगा जब तक प्रशासनिक महकमा पूरे मामले पर जांच क्यों न कर लेता है। तमाम जानकारी के लिए प्रवीण आपका शुक्रिया। राज्य सरकार के नए आदेश के बाद नवादा में बसों का परिचालन एक बार फिर से शुरू तो हो गया, लेकिन कुछ बस नियमों के साथ चल रहे हैं, वहीं कुछ बसें नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। कोरोना का खौफ अभी भी बसों के परिचालन पर देखा जा सकता है। बेहद ही कम संख्या में बसों का परिचालन डिपो से हो रहा है। स्टैंड में सुबह से वीरानी छाई हुई है। बस की संख्या कम होने के कारण यात्रियों को परेशानी भी हो रही है। वहीं बस संचालक भी परेशान है। नवादा बस स्टैंड का जायजा लिया अनिल विशाल ने। राज्य सरकार के नए आदेश के बाद एक लंबे अरसे के बाद बसों का परिचालन फिर से शुरू हो गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं नवादा बस स्टैंड में, जहां आप देख सकते हैं बसों का परिचालन एक बार फिर से शुरू हो गया है। और कहीं न कहीं सरकार के नए आदेश के बाद कुछ बसें नियमों का पालन तो कर रहे हैं, मगर कुछ बसें बिल्कुल भी नियम का पालन नहीं कर रहे हैं और इसकी अनदेखी कर रहे हैं। लोग अभी भी कोरोना के खौफ से के साय से नहीं निकल पाए हैं और अभी भी कहीं ना कहीं लोग इससे अभी भी परहेज कर रहे हैं, यात्रा करने से परहेज कर रहे हैं। बस के कंडक्टर हैं, उनसे आइए जानने का प्रयास करते हैं क्या उन्हें दिक्कत हो रही है। क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत हो रही है कि सवारी नहीं निकल रहे हैं। पटना में सब कुछ बंद रहने के कारण कोचिंग, कॉलेज, रेलवे यातायात ठप है, जिसके कारण लोग सवारी कब निकल रहे हैं। कोरोना महामारी के कारण भी लोग अभी तक भयभीत हैं, जिसके कारण सवारी कम निकल रहे हैं। पैसेंजर आपके जा रहे हैं बस में? नहीं सर, सवारी बहुत ही कम निकल रहे हैं। सुबह से हमने 2 गाड़ी भेजी है, जिसमें एक गाड़ी में 18 सवारी, एक गाड़ी में 22 सवारी। भाड़ा में कोई वृद्धि? कोई वृद्धि नहीं, भाड़ा में कोई वृद्धि नहीं है, जिसके कारण डीजल का पैसा भी निकल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। कुछ और लोग हैं, उनसे जानते हैं। आप बताइए, आप कहाँ जा रहे हैं? हम पटना जा रहे हैं। किस पे जा रहे हैं? एक एग्जाम है क्योंकि। अच्छा, क्या परेशानी हो रही है आप लोग को? परेशानी ये सब थोड़ा सा गाड़ी कम मिल रही है अभी भी। अच्छा, जैसा कि आपने सुना कि बस संचालकों का भी यही कहना है कि यात्री नहीं मिलने के कारण उनके गाड़ियों का तेल का खर्चा भी निकल नहीं पा रहा है, जिसके कारण उन्हें कई प्रकार की अन्य समस्या के साथ साथ और भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो आने वाले समय में बस मालिकों के लिए ये एक चुनौती होगा कि किस प्रकार से नए आदेश के साथ बसों का परिचालन वो कर पाते हैं। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। रामा सिंह के खुलकर रघुवंश सिंह पर हमला बोलने के बाद भी आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी पर जेडीयू ने चुटकी ली। जेडीयू नेता और मंत्री नीरज कुमार ने चुटीले अंदाज में तेजस्वी पर रामा सिंह के बहाने हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि राघोपुर की सीट बचाने के लिए रामा सिंह की मदद की जरूरत तेजस्वी यादव को पड़ रही है और इसी वजह से रघुवंश सिंह पर वो ऐसे लोगों से बयानबाजी करवा रहे हैं जिनकी कारस्तानी को पूरा बिहार जानता है। आदरणीय रघुवंश बाबू की भावना को जो भी लोग आहत करेगा, उसकी राजनीति बिहार की जनता जरूर आहत कर देगी। राष्ट्रीय जनता दल का ये राजनीतिक संस्कार रहा है कि लोकतंत्र के जितने भी संक्रमण फैलाने के जो तरीके हो सकते हैं, उन तमाम तरीकों का ईजाद करने का ये राजनीतिक कारखाना रहा है। आप किनका साथ लेकर के चुनाव की बैतरनी पार करना चाहते हैं, जनता बैतरनी पार करती है। भ्रमजाल में मत रहिए और 2020 का विधानसभा चुनाव इस पारिवारिक कुनबे का राजनीति के अंत होगा। दरअसल रघुवंश प्रसाद सिंह पर रामा सिंह ने सीधा हमला किया है। रामा सिंह ने आरजेडी में रघुवंश के योगदान पर सवाल खड़े किए और कहा है कि रघुवंश प्रसाद नकारात्मक राजनीति करते हैं। बता दें कि रघुवंश प्रसाद सिंह रामा सिंह को आरजेडी में शामिल करने का विरोध कर रहे हैं और इसके अलावा इसी को लेकर पार्टी के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके हैं। रामा सिंह ने यह भी कहा कि वो जल्द ही आरजेडी ज्वाइन कर लेंगे। रघुवंश बाबू तो हमेशा नकारात्मक राजनीति पर रहे हैं। आप लोगों से भी मिलते हैं, बात करते हैं। तो नीतीश जी के साथ जब गठबंधन था, रामविलास जी के साथ गठबंधन था, तो पहलवान खोज रहे थे, रामविलास पासवान को औकात दिखा रहे थे।
नीतीश जी के साथ गठबंधन हुआ तो नीतीश जी का गठबंधन के खिलाफ थे, अब नीतीश जी से अलग हो गए तभी नीतीश जी के पक्ष में बोलते हैं। तो नकारात्मक राजनीति करने वाले लोग तो इसी तरह की बात करेंगे और उससे हमको कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर आपकी वजह से रघुवंश साहू बाहर हो गए तो आरजेडी के लिए बड़ा झटका होगा? नहीं, कोई झटका नहीं होगा। किसी व्यक्ति के आने और जाने से कोई जो है झटका नहीं होता है। पार्टी जो है सर्वोपरि है। आपको लगता है सर कि आरजेडी से आपकी बातचीत फाइनल हो चुकी है? कब तक रामा सिंह को हम आरजेडी में देखें? देखिए आरजेडी से हमारी ज्वाइनिंग के बाद कोई तिथि निर्धारित नहीं। तिथि भी 29 तारीख का जो डेट था जगता बाबू ने निर्धारित किया था कि 29 तारीख को आपको ज्वाइन करना है। तो फिर अपरिहार्य कारणों से सूचना मिली कि अपरिहार्य, फिर जैसा निर्देश मिला उस हिसाब से मैं काम करूंगा। तो इतना तो तय है कि मतलब पार्टी से आपको हरी झंडी मिल चुकी है? नहीं, पार्टी से बिल्कुल पार्टी से हरी झंडी मिली तभी तो मेरा ज्वाइनिंग का डेट जो है तय हुआ। 29 तारीख को ही मिली थी, लेकिन अब हमें सूचना दी गई कि अपरिहार्य कारणों से। तो अपरिहार्य कारणों से फिर अगली जो सूचना का इंतजार है, अगली सूचना जब हमको मिलेगी तब फिर पुनः जो है हम वहाँ रहेंगे। तो यानी कि रामा सिंह ने तय कर लिया और आरजेडी से एक तरीके से हरी झंडी मिल चुकी है, बस समय का फेर है। हाँ नहीं, देखिए समय, अब हमने कहा कि यह शीर्ष नेतृत्व का, पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उनका काम है, उनके अधिकार क्षेत्र की बात है। तो उसके लिए वहाँ से जैसा तय होगा, जैसा निर्देश मिलेगा उस हिसाब से मैं काम करूँगा। तो रामा सिंह का तय है कि रामा सिंह राष्ट्रीय जनता दल में जाने को उत्सुक हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश